सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 270 का पार्ट 2। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एम्पर सेरेमनी को क्लोज करने के बाद सभी लोगों को वापस भेज देते हैं, मगर वो ज़ूफेंग को अपने पास रुकने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ज़ूफेंग और एम्पर एक इंपीरियल गार्डन में मिलते हैं और कई सारी पुरानी बातें करने लगते हैं, जैसे कि कैसे एम्पर को ज़ूफेंग के बारे में पहली बार पता चला और कैसे ज़ूफेंग इतने खतरनाक एल्डर्स को खत्म करते हुए इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया। ये सारी चीजें बता करके एम्पर काफी जोरों से हंस रहे होते हैं। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेंग अपनी सीट से उठता है और एम्पर से कहता है, मैं अपनी सारी बातों के लिए आपसे अनेकों बार माफी मांगता हूँ। मैं उस समय काफी ज्यादा लापरवाह था और योर मैजेस्टी, लगभग मैंने आपके हार्ड वर्क को भी पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया था, इसलिए मैं खुद से काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इधर ज़ूफेंग इतना कहने के बाद अपने मन में कहता है कि उनके शब्द सच्चे तो लगते हैं, लेकिन उनमें सच्चाई काफी कम है। ये संतुलन लाने और सामान्यता लाने के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन आज की एनालिसिस से इसका एटीट्यूड थोड़ा अलग है। ये सब करके तो ये यहाँ केवल चारों ओर केओस ही केओस फैलाना चाहता था। इधर ज़ूफेंग एम्पर के बारे में ये सब सोच रहा होता है कि तभी एम्पर भी पीछे मुड़ करके ज़ूफेंग की ओर घूर करके देखता है और हंसते हुए ज़ूफेंग से कहता है कि कोई बात नहीं, वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पास्ट था। इस सब से तो मुझे बस यही एहसास हुआ कि मेरा बेटा मुझसे जो कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। तुम वास्तव में कई सारे टैलेंट वाले एक आदमी हो, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर तुम कैसे इतनी ज्यादा केओस फैला पाते। और इसीलिए मैं एक साहसी और रेडिकल डिसीजन पे आया, जिसके बाद मैंने मार्शल डुओ को विंडगेट सिटी में सभी को रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया। क्या तुम जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर के ज़ूफेंग कहता है कि योर मैजेस्टी, ये सुनकर के कि आप हमारी ल्यू क्लैन के लिए इतने ज्यादा फेवर कर रहे थे, ये जान करके तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। इधर ज़ूफेंग की भी ये बात सुन एम्पर हंसते हुए उससे कहते हैं कि नहीं, ये सब मैंने ल्यू क्लैन के लिए नहीं किया, बल्कि मैंने ये सब तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तभी ज़ूफेंग भी एम्पर की बात सुन को बाव करते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, मैं ये बात सुनकर के काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ और बिल्कुल भी इस सब को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ज़ूफेंग की बात सुन एम्पर भी हंसते हुए उससे कहते हैं कि क्या सच में कुछ ऐसा है जो कि तुम ना कर सको? और सारी घटनाओं के सेट ने केवल ये साबित किया है कि एक व्यक्ति की रक्षा के लिए मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को भेजने का मेरा डिसीजन बिल्कुल एकदम सही था, क्योंकि इस सब से तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इतना कहने के बाद फिर एम्पर आगे कहते हैं कि ज़ूफेंग, मैंने तुम्हें यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बुलाया है। ये सुन ज़ूफेंग कहता है कि ठीक है योर मैजेस्टी, आप सिर्फ मुझे कमांड दें। एम्पर कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम एक प्राइम मिनिस्टर बनने के बारे में क्या सोचते हो? तो ज़ूफेंग एम्पर की ये बात सुन पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर बाद में वो एम्पर से कहता है कि योर मैजेस्टी, एम्पायर के पास पहले से ही जू जी चैंगफेंग जैसा एक प्राइम मिनिस्टर है। ये सुन एम्पर ज़ूफेंग से कहता है कि एम्पायर के तीसरे माइंडेस्ट पर्सन यू गुजी के पास ओनली डिसग्रेट मैनिपुलेट और स्कैमिंग की नॉलेज है, जबकि लैंग वूचेंग उससे काफी टैलेंटेड है, लेकिन उसका भी एक छोटा सा चरित्र है जिसकी की कोई भी प्रेरणा नहीं है। जबकि प्राइम मिनिस्टर जू जी चैंगफेंग इस ऑफिस के सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं। मेरे बाद केवल वही है जो कि मेरे जैसा है, और जब एक बार मैं चला जाऊंगा तो क्या मैं सिर्फ एक बूढ़े आदमी को समर्थन के तौर पर अपने पीछे छोड़ दूं, और वो भी उसके पैरों में सारे नेशन को पीछे खींचने के लिए? ये वो चीज नहीं है जिसे कि मैं कभी भी देखना चाहूंगा, और मुझे यकीन है कि मेरे सक्सेसर भी इस बात को समझते होंगे। इधर एम्पर की ये सारी बातें सुन करके ज़ूफेंग भी अपने मन में कहता है कि तो इस सब से एम्पर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए रास्ते को पेव यानी कि बढ़िया करना चाहता है। इधर ज़ूफेंग के ये सब सोच लेने के बाद एम्पर ज़ूफेंग के कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि ज़ूफेंग, मैंने वो सारा रास्ता देखा है जो तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए लिया है। तुम जुगे चैंगफेंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो और शायद उससे भी कहीं गुना बेस्ट हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि फ्यूचर में एक दिन तुम उससे भी कहीं गुना ज्यादा आगे निकल जाओगे और बाकी के 4 पिलरों में से भी सबसे बेस्ट लीडर बन जाओगे। तुम्हारे
प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ही शायद हमारे नेशन को कुछ फायदा होगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें हेवन के अंदर सबसे बेस्ट स्टीवर्ड बनाया है, ताकि तुम मेरे लिए टियान्यू के भविष्य को गाइड कर सको। इधर एम्पर की ये बात सुनकर के जू फेंग फिर से सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये एम्पर बहुत ईमानदार लगता है, लेकिन ये जरूर ही कुछ छुपा रहा है। इसे पता है कि प्रोविडेंस ने मुझे राजा बनाया है, फिर भी वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है कि मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। और चूंकि वो ईमानदार होना नहीं चाहता, मैं उसको सब कुछ बता दूंगा। इतना सोच करके फिर जू फेंग एम्पर से कहता है कि मगर एम्पर, आप पहले से ही जानते हैं कि मेरे पास ड्रैगन वेन सोल है, और कोर्ट में होने के नाते क्या मैं और इम्पीरियल फैमिली एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। तो अब जू फेंग की ये बात सुन एम्पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए उससे कहते हैं कि ड्रैगन वेन सोल इस दुनिया का एक क्रिएचर है। मेरी फैमिली ने टियान्यू के प्रॉस्पेरस फ्यूचर की रक्षा के लिए पीढ़ियों से इससे संघर्ष किया है, और अपने आप में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम आखिर रीजन स्टेट को क्यों पिंजड़े में बंद ड्रैगन सिटी को संभालने के लिए देते। क्योंकि अगर ऐसा होता कि रीजन स्टेट तो पहले से ही उन ड्रैगन वेन सोल को अपने लिए पाल लेना चाहती है, ताकि वो इससे हमारे शासन को हमसे छीन ले। और अगर तुम्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं है, तो मुझे फिर से याद दिलाओ कि वो कौन था जिसने होंगफू किंग टियान को मार डाला, और जिसने खुद को इस दुनिया पर हेवन गिफ्टेड कहा था, और उसके पास एक ड्रैगन वेन सोल भी थी। फिर भी आखिर वो तुम्हारे हाथों क्यों मारा गया। मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा फॉर्चून हमेशा सिर्फ हमारे दोनों हाथों में होता है, और अगर भविष्य की पीढ़ी कड़ी मेहनत करती है और साथ ही अपने नेशन से काफी ज्यादा प्यार करती है, तो इससे टियान्यू काफी ज्यादा फलेगी फूलेगी, साथ ही इसके सारे लोग काफी खुश रहेंगे। लेकिन इसकी बजाय अगर कोई अनरियल सक्सेसर इस नेशन के ऊपर राज करेगा, जो कि काफी ज्यादा क्रूर और पतनशील होगा, तो उसके रहते टियान्यू आखिर जीवित कैसे रह पाएगी। और साथ ही जू फेंग, मैं तुम्हें ये बता दूं कि डेस्टिनी और हेवन ये सब सिर्फ और सिर्फ खाली कहने के ही शब्द हैं, और अगर मैं इस तरीके के अंधविश्वास की वकालत करता तो मुझे सबके भविष्य के लिए खुद से ही काम करने की जरूरत नहीं होती। तो एम्पर की ये बात सुनकर के जू फेंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और हैरान हो जाता है, और अपने मन में कहता है कि इस बूढ़े आदमी के ये शब्द बिल्कुल परफेक्ट सेंस करते हैं, और ये जो कह रहा है इसकी बात में दम तो काफी है। तो अब जू फेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।